बच्चों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। बच्चों, नीट 2026 का जो री-नीट का पेपर था वो अब हो चुका है। बहुत सारे बच्चे अब नीट 2027 की प्रिपरेशन में लग गए हैं और ये अच्छी बात है क्योंकि अब हमारे पास समय जो है वो सिर्फ 10 मंथ्स के अराउंड बचा है। क्योंकि वापस से पेपर होने में, उसकी रिवीजन करने में और वापस पेपर देने में लगभग 1 डेढ़ महीने का समय और लग गया है। और लगभग 10 से 15 दिन हमें और लगेंगे रिजल्ट्स वगैरह देख करके और अपने आप को ये समझाने में कि नहीं, अब हमें नीट 2027 की तरफ ध्यान देना है। तो अगर हम इन डेढ़ 2 महीने को निकाल दें, तो बच्चों अब हमारे पास जो समय बचा है, वो लगभग 10 महीने का बचा है। इस 10 महीने में हम अपने आप को नीट 2027 के लिए कैसे तैयार करें, आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। और आज जो है ना, मैं आपसे डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ और आज की बात जो है ना बिल्कुल एक टीचर के दिल से निकल रही है और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के दिल तक पहुंचे। तो अगले 10-15 मिनट बेटा सारी डिस्ट्रैक्शंस को साइड में करके सिर्फ मेरी बात सुनो और यहाँ पर मेरे साथ रुको और देखो कि मैं आप लोगों को एक ऐसा फिजिक्स का रोड मैप देने वाला हूँ जो आप लोगों को 160 प्लस से लेकर के 180 तक के स्कोर में हेल्प करने वाला है। अगर आपने कंसिस्टेंटली मेरे बताए हुए सारे पॉइंट्स को, मेरे बताए हुए फेजेस को अगर आपने फॉलो किया, तो आने वाले इन 10 महीनों में आपके फिजिक्स के नंबर 160 के नीचे बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मुझे अपने 10-15 मिनट देने पड़ेंगे और इस वीडियो को पूरा एंड तक सुनना पड़ेगा। बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करते हो, फिर भी कहीं न कहीं फिज़िक्स में स्कोर जो है, वो नहीं आ पाता है। तो आज हम लोग डिस्कस में डिटेल में ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास वो कौन से 3 फेजेज़ हैं इन 10 महीनों में, जिनकी अ, अंदर हम लोग अपनी फिज़िक्स की तैयारी करेंगे, कौन-सी बुक्स को हम लोग फॉलो करने वाले हैं, टेस्ट सीरीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है? क्या हमें टेस्ट सीरीज़ देनी चाहिए? और अगर टेस्ट सीरीज़ देनी चाहिए, तो हमें वो टेस्ट सीरीज़ कब देनी चाहिए? है ना? ये टेस्ट सीरीज़ हमें कैसे देनी चाहिए? इसके बारे में हम बात करेंगे। बुक्स जो है, वो क्या हमें सारी बुक्स फॉलो करनी है? क्या हमें 3 बुक्स फॉलो करनी है? क्या हमें 5 बुक्स फॉलो करनी है ना? ये सब देखेंगे। बच्चों, प्रिपरेशन के दौरान बच्चे क्या-क्या मिस्टेक्स करते हैं, उसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये जो मिस्टेक्स हैं, ये बहुत क्रूशियल है बेटा। ये मिस्टेक्स ही बच्चों को आगे चल के इन मिस्टेक्स की वजह से बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। एज़ ए टीचर लगभग 10 साल के एक्सपीरियंस और हर साल लगभग 600 से 700 बच्चे पढ़ाने के बाद, मैं आपको इस मिस्टेक्स के बारे में बताऊँगा जो जनरली मेरे सामने भी बच्चे कर रहे होते हैं और ओवर द ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर, पूरे कोर्स के दौरान मैं बच्चों को बार-बार इन मिस्टेक्स के बारे में बताता हूँ कि आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है ना? तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि ये कौन-सी मिस्टेक्स हैं। अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहते हो, तो आपको इन मिस्टेक्स के बारे में भी पता चलेगा बच्चों। तीसरी चीज़ जो है वो है मेंटर। यानी कि देखिए, अब होता क्या है ना कि हर अर्जुन के पीछे एक गुरु है ना? तो आपके पीछे भी एक मेंटर होना चाहिए। बिना मेंटर के तैयारी करना ठीक उसी तरीके से है, जैसे बिना रोड पे चले हुए अपनी डेस्टिनेशन तक जंगलों के थ्रू भटकना। तो अगर जंगलों के थ्रू आप जाएँगे ना, तो जंगलों के थ्रू ज़्यादा मुसीबतें मिलेंगी। जबकि अगर आप मेंटर के साथ एक सही रास्ते पे चलेंगे, तो वो आपकी डेस्टिनेशन को बहुत आसानी से, है ना, आपको पहुँचा देंगे क्योंकि मेंटर्स को पता है कि हमें किस रास्ते से चलना है। अगर आप मुझसे प्रॉमिस करते हैं कि आप मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, तो मैं आपको साल भर में एज़ ए मेंटर इस तरीके से गाइड कर सकता हूँ कि आपके मार्क्स 160 प्लस रहें फिजिक्स में नीट 2027 को लेकर के, चाहे लेवल का एग्ज़ाम का जो लेवल है, वो कुछ भी हो। ठीक है बच्चों? तो हम अपनी इस स्ट्रैटेजी की जो वीडियो है, स्ट्रैटेजी की जो बातचीत है, उसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग उन स्टेप्स के बारे में बात करते हैं, जो इन प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो स्टेप्स हैं बेटे, 3 स्टेप्स। सो नीट 2027 के रोड मैप को लेकर के मेरे पास 3 स्टेप्स हैं बेटा।
पहला जो स्टेप है, वो है कंसिस्टेंसी इज़ द रियल गेम। स्टेप नंबर 2 जो है, वो है प्रिपेयर फॉर द टफेस्ट पेपर एंड स्टेप नंबर 3 है, जो बुक्स आपको प्रिपेयर करेंगी इस टफेस्ट पेपर के लिए। बच्चों, स्टेप नंबर 1 कंसिस्टेंसी। आप लोगों ने नाम सुना है सचिन तेंदुलकर का, आपने नाम सुना है शाहरुख खान का, है ना? आपने नाम सुना रिसेंटली विराट कोहली, जो कि कंसिस्टेंसी का एक तरीके से पूरा नाम ही बन चुके हैं कि कंसिस्टेंसी मतलब विराट कोहली। हम विराट कोहली को इसीलिए तो पसंद करते हैं ना, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली 100 बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक बार बना दिया तो हम उनके फैन हो गए। तो किसी भी प्रिपरेशन में, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। अब कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है? तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपको अपनी सारी क्लासेस अटेंड करनी है। अटेंड ऑल द क्लासेस। ज़रूर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे होंगे या आप यूट्यूब में किसी बढ़िया मेंटर के अंडर में पढ़ रहे होंगे। तो जब भी आप उनकी कोई बैचेज़ लेते हैं, सारी क्लासेस अटेंड करिए। क्योंकि मैंने अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत सारे बच्चे हैं बच्चों, जो कि जिनका माइंड अच्छा है, माइंड शार्प है, बट उनका सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो क्लासेस में ऑन एंड ऑफ है। जब आप क्लासेस में ऑन एंड ऑफ रहेंगे, तो क्लासेस में जो कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, वो कंसेप्ट के पास आपकी क्लैरिटी नहीं रहेगी। उस कंसेप्ट में आप क्लियर नहीं रहेंगे कि किस तरीके से उस कंसेप्ट को अप्लाई करना है। तो अटेंड द क्लासेस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड ये हमेशा करना है, आपको डेली करना है। दूसरा बच्चों, रिवाइज़ द नोट्स डेली एट द एंड ऑफ द डे। बच्चों, जब बच्चे मेरे पास डाउट्स लेकर के आते हैं, तो मैंने ये देखा है कि बच्चा क्वेश्चन पूछता है और मैं उसको बताता हूँ कि बेटा ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कॉपी में कराया हुआ है। तो उसकी कॉपी खोलता हूँ और बच्चा देखता है सरप्राइजिंगली कि हाँ यार, ये क्वेश्चन तो कॉपी में था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बच्चा जो घर जाके नोट्स को रिवाइज ही नहीं कर रहा है जो टीचर पढ़ा रहा है। तो बच्चों, आप लोग जितना ध्यान देते हो अपने नोट्स को बनाने में क्लासेस में, उतने ही ज़्यादा ध्यान से आपको इन नोट्स को रिवाइज भी करना है बेटा। एट द एंड ऑफ द डे जो भी क्लास में पढ़ाया गया है, उसको बिना पढ़े एक बार सोए नहीं। नेक्स्ट बेटा, स्टडी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। बच्चों, कई बच्चे क्या करते हैं, मैंने ये भी देखा है, कई बच्चे, अब मैं नीट का बैच अगर पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चे क्या करते हैं, जेईई एडवांस का क्वेश्चन लाके मेरे से पूछते हैं। अब अगर मैं उनको ये बोलता हूँ कि बेटा ये आपके सिलेबस के बियॉन्ड की चीज है, तो वो मुझे जज करने लगते हैं कि यार सर को नहीं आता होगा। लेकिन आप ये बताओ मुझे कि आप मुझे जज करने आए हो कि अपनी प्रिपरेशन करने आए हो, है ना? तो उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। आप अपने टीचर को जज ना करें, चाहे जिससे भी पढ़ रहे हैं। अगर टीचर को एक इंस्टीट्यूट या कोई कोचिंग संस्था लेकर के आती है, तो वो उसका पूरा टेस्ट करके लेके आती है। अपने ट्रस्ट पे लेकर के आती है कि ये बच्चों को सही गाइड करेगा और सही पढ़ाएगा। तो आप उसको जज ना करें। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। आप अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप नीट के क्वेश्चंस पूछिए, नीट के क्वेश्चंस सॉल्व करिए। हाँ, नीट का लेवल बढ़ रहा है, लेकिन नीट का लेवल अभी जेईई एडवांस तक नहीं पहुंचा है। वो जेईई मेंस तक या उससे थोड़ा ऊपर गया है। तो जेईई मेंस के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बट जेईई एडवांस नहीं करिए। उससे क्या होगा, आप डीमोरलाइज होंगे क्योंकि वो क्वेश्चंस आपसे नहीं सॉल्व होंगे। क्यों नहीं सॉल्व होंगे? इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास दिमाग नहीं है, इसलिए क्योंकि आपको उस लेवल का पढ़ाया नहीं जा रहा। और क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? क्योंकि उस लेवल के पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है ना? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। उसके बाद आपको प्रॉपर डाइट लेनी है, जंक फूड से बचना है बेटा, और प्रॉपर स्लीप लेनी है। जब हम अच्छे से सोते हैं, तो हमारा जो मेमोरी है वो बनता है, हमारे जो फ़ॉर्मूले वग़ैरह हैं, हमारी जो सारी चीज़ें हैं, वो एक अच्छे वे में स्टोर की जाती हैं हमारे ब्रेन के द्वारा। अगर हम अच्छे से प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे या जंक फूड वग़ैरह खाएँगे, तो उससे हमारी मेमोरी पे असर पड़ेगा और ज़ाहिर-सी बात है फिर हम अपने जो कंसिस्टेंसी है उसको नहीं निभा पाएँगे। तो पहला स्टेप तो यही है बच्चों कि आपको कंसिस्टेंट रहना है इस प्रिपरेशन के दौरान इन सारी बातों में। अब हम बात करते हैं बच्चों स्टेप नंबर 2 की, प्रिपेयर फॉर द टफेस्ट पेपर। बच्चों, आपने देखा 2025 में पेपर का लेवल ऊपर था, 2026 में 25 से थोड़ा ज़्यादा लेवल आ गया। कैसे लेवल आ गया? 25 में पे क्वेश्चन जो थे 3, 4, 5 क्वेश्चन वो बहुत हार्ड थे, लेकिन 26 में पेपर लेंदी हो गया। तो लेंदी होने की वजह से यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चे आसानी से सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो 25 और 26 का जो पेपर है, उसके हिसाब से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 27 में जो होगा, उसमें 3-4 क्वेश्चन टफ होंगे और 4-5 क्वेश्चन लेंदी होंगे। ऐसा पेपर बनाया जा सकता है बैलेंस करने के लिए, है ना? तो इसका मतलब क्या है?
देखिए जेईई मेन की या जेईई एडवांस की प्रिपरेशन में हमारे कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन नीट में हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है बेटा, हर चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आने हैं। तो आपको पेपर के लिए प्रिपेयर करते वक़्त इस बात का ध्यान रखना है कि हमें हर चैप्टर को इम्पोर्टेंस देनी है। ऑल चैप्टर्स आर इम्पोर्टेंट। सेकंड, चैप्टर्स के खत्म होते ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस समय करंट पढ़ रहे हैं और आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत तरीका है बेटा। है ना? आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस तो करिए जो पिछला चैप्टर है, साथ-साथ करंट के भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करिए कुछ, ताकि आप उस चैप्टर के साथ भी बने रहें। मैंने ऐसा भी बच्चों को देखा है कि कोई चैप्टर आगे चल रहा है और वो पीछे वाले चैप्टर पे फँसे हुए हैं, तो उसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि फिर आपका करंट चैप्टर में ध्यान नहीं रहता है। दूसरा, जो भी चैप्टर आप खत्म कर लें बच्चों, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के 3 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि आपको पता चलता है कि आप जो सिलेबस पढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन्स आ रहे हैं कि नहीं, तो आपका सिलेबस अप टू डेट है कि नहीं। दूसरा, जो पेपर का लेवल आ रहा है ना? उसके लेवल आप प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं। और तीसरा, आपकी जो एक्यूरेसी है और जो टाइमिंग है, वो कितनी अच्छी इम्प्रूव हो रही है। तो प्रीवियस ईयर से हमें ये 3 चीज़ों का फ़ायदा मिलता है। उसके बाद कई बच्चे मैंने देखा है कि टेस्ट देने से डरते हैं। जैसे ही चैप्टर पूरा हुआ हमें टेस्ट देना चाहिए, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है जब टीचर्स पढ़ाते थे सॉरी जब टीचर्स खुद पढ़ते थे तो उनको सारा कुछ आ गया था, सब कुछ कर लिया था। क्या मैंने जब फिज़िक्स का पहला टेस्ट दिया तो मेरे पूरे नंबर आ गए थे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो लेकिन हम लोग डरते नहीं थे। है ना? कोई भी फिज़िक्स का टीचर, कोई भी केमिस्ट्री का टीचर, बायो का टीचर, मैथ का टीचर, हम सब टीचर इसलिए बन पाए क्योंकि हमें सब्जेक्ट में मज़ा आता था और दूसरी चीज़ है सब्जेक्ट में हम डरे नहीं कभी। हमें लगता था कि नहीं, हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे लेकिन हम कर लेंगे इस क्वेश्चन को। वो विश्वास आपको अपने अंदर, वो ट्रस्ट आपको अपने अंदर सब्जेक्ट को लेकर के लाना है और ये ट्रस्ट कब आएगा? जब आप पहले स्टेप को अच्छे से दिल से फॉलो करेंगे। बच्चों देखिए, अब बच्चे बहुत सारे पूछते हैं कि सर कौन-सी बुक्स हमें फ़ॉलो करनी चाहिए? बच्चों, हमारे पास मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत अच्छे-अच्छे ऑथर्स की बुक है और सारे ऑथर्स ने क्या गज़ब का मटेरियल हमें दिया है ना? लेकिन आप समझिए ऐसे तो ऑथर्स हिस्ट्री के भी हैं, ऐसे ऑ ऑथर्स तो ज्योग्राफी के भी हैं। तो जब हम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम ज्योग्राफी की बुक्स तो नहीं पढ़ेंगे। ठीक उसी तरीके से जब हम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम जेईई एडवांस की बुक्स नहीं पढ़ेंगे बेटे। आप इस चीज़ को समझिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं बेटा, उस कोचिंग ने एक मॉड्यूल बना के आपको दिया है और वो भी अच्छे टीचर्स के द्वारा बना के दिया गया है। वो भी काफ़ी मेहनत करके, इनसाइट्स लेकर के टीचर्स ने आपको बना कर के दिया है। जब आप उस कोचिंग में पढ़ने आए हो या आप उस यूट्यूब चैनल पे पढ़ने आए हो, तो आप एक ट्रस्ट के साथ ही तो आए हो। लेकिन जब आप उसके मटेरियल को देखते हो, तो आपके अंदर ये भावना क्यों आती है कि इनका मटेरियल सफिशिएंट नहीं होगा? हर कोचिंग का मटेरियल अपने आप में सफिशिएंट है। उन लोगों ने बहुत मेहनत करी है, उन टीचर्स ने बहुत मेहनत करी है। तो सबसे पहले अपने टीचर्स और अपने मटेरियल पे भरोसा करना है और अपने कोचिंग मॉड्यूल को कंप्लीट करना है। बच्चों, मेरे पास जो डेली 600-700 स्टूडेंट हर ईयर आते हैं, आपको पता है उसमें से 500 साढ़े 500 जो बच्चे हैं, वो कोचिंग का ही मॉड्यूल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं पूरे साल में और वो नई बुक्स ढूँढ रहे होते हैं। जब आप अपने मॉड्यूल को ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो नई बुक्स ढूँढना सिर्फ़ एक एस्केप रीज़न है और एक फ़ॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। तो मेरा पहला रिक्वेस्ट आपसे रहेगा अपने कोचिंग के मॉड्यूल को कम से कम 2 बार रिवाइज़ कर लें, उसके बाद ही किसी नई बुक पे जाएँ। अब जो बुक्स है बेटा, उनमें हमें कौन-सी बुक्स फ़ॉलो करनी है? देखिए नीट की प्रिपरेशन के लिए मैं सिर्फ़ आपको 2 बुक्स बोलूँगा जो आपको फ़ॉलो करनी है। एक तो आपको डीसी पांडे की ऑब्जेक्टिव बुक फ़ॉलो करनी है फिज़िक्स के लिए। डीसी पांडे की ऑब्जेक्टिव बुक और दूसरी अगर आप थोड़ा और डीप डाइव डेप्थ करना में जाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गो डीप तो आप एससी वर्मा सर की जो बुक है, उसको थोड़ा-सा सॉल्व कर लें। उसमें भी शुरू के 50 से 60% क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, लास्ट के 30-40% नहीं करने। बेटा ये 2 बुक्स आपके लिए सफिशिएंट है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मुझे बुक्स के नाम नहीं पता, मैं आपको डीसी पांडे का नाम लेकर दे सकता हूँ, मैं आपको एससी वर्मा का नाम तो मैंने आपको दे ही दिया। इसके अलावा मैं फिजिक्स गैलेक्सी का नाम ले सकता हूँ, राहुल सरदाना का नाम ले सकता हूँ, है ना? इसके अलावा एसपी नीलम सर की बुक आती है, उसका नाम ले सकता हूँ, माफ़ कीजिएगा। तो
मैं बुक्स के नाम बहुत सारे ले सकता हूँ, लेकिन इन टीचर्स ने जो बुक लिखी है और क्या बेहतरीन किताबें लिखी हैं, बट क्या वो हमारे काम की है नीट में? नहीं बेटा, वो हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की है डीसी पांडे ऑब्जेक्टिव और एससी वर्मा, तो हमें उस पे फोकस करना है। ठीक है? तो ये 3 स्टेप्स हमारे को अपने फिजिक्स रोड मैप में फॉलो करने हैं। अब अब हमारे पास आता है कि जो प्रिपरेशन है उसके फेजेस क्या होंगे। तो देखिए हमारे पास 10 महीने बचे हुए हैं। इस 10 महीनों में हमें सबसे पहले दिसंबर तक अपने सारी सिलेबस को कंप्लीट करना है, अपने कंसेप्ट को बिल्ड करना है। कंसेप्ट बिल्ड करके इन चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। शॉर्ट नोट्स ये लगभग 1 से 3 पेजेस के, ताकि इनको टेस्ट से पहले तुरंत क्विकली रिवाइज किया जा सके। और इन दिनों आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। लगभग-लगभग 50 से 100 क्वेश्चन डेली फिजिक्स के सॉल्व करने ही करने हैं। अगर आप इससे कम कर रहे हैं, तो देखिए सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आप फिर किसी से भी पढ़ लीजिए। वो तो सिर्फ़ कहने की बातें हैं, बच्चों को दिल बहलाने के लिए, बेटा तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि 22 लाख बच्चे बैठे हैं, तो किसी का टीचर बोलता होगा कि तुम्हारा नहीं होगा, लेकिन 22 लाख में से 21 लाख का तो नहीं हो रहा है ना। उसका रीज़न यही है कि वो क्वेश्चन्स नहीं कर रहे हैं। ठीक? फेज़ 2 जो है बेटा हमारा जनवरी से फरवरी, उसमें हमें अपने इन्हीं नोट्स को रिवाइज करना है। अपना जो चैप्टर हमें वीक लगता है, जिसके क्वेश्चंस हमारे से नहीं बन रहे, इस चैप्टर को वापस से फिर से पढ़ना है, इसको रिवाइज करना है और इसके फिर क्वेश्चंस बढ़ा देने हैं 100 से 150 क्वेश्चंस। इसके डेली करने हैं हमें। पीवाईक्यूज पे बहुत ज़्यादा फॉलो करना है। पीवाईक्यूज कितने सॉल्व करने हैं? पिछले 15 ईयर्स के। पिछले 15 ईयर्स के पीवाई सॉल्व करने हैं। अगर किसी को लगता है 15 के नहीं करने, तो वो 10 ईयर के पीवाईक्यू नीट के सॉल्व कर ले। और बेटा लगभग-लगभग 5 साल के जेईई मेंस के जेईई मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व कर ले, है ना? तो उसका आराम से कहानी बन जाएगी। उसके बाद चैप्टर वाइज़ टेस्ट, जो हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, लगभग बाई टेस्ट दीजिए, यानी कि 1 वीक में 2 टेस्ट दीजिए, 2 चैप्टर के। तो लगभग 2 महीने में आपके सारे सब्जेक्ट के चैप्टर्स निपट जाएँगे, ठीक है? फिर आते हैं हम लोग फेज़ 3, यानी लास्ट 2 मंथ की प्रिपरेशन। लास्ट 2 मंथ में हमें कुछ भी पढ़ना नहीं है, सिर्फ़ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है। इसके लिए 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मॉक टेस्ट आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जब हम किसी एक का करते हैं ना, हमारा माइंडसेट उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस में बन जाता है। इसीलिए 2 के लिए, ताकि वैरायटी आए हमारे पास। इसके बाद एरर एनालिसिस की एक डायरी होगी और इसके एंड में मैं आपको एरर एनालिसिस कैसे करते हैं, वो भी ज़रूर लास्ट के 2 मंथ्स में बताऊँगा। फॉर्मूला रिवीजन के लिए आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं यही काम आएँगे। इनको शॉर्ट नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करें, इन्हीं को बार-बार रिवाइज़ करना है और स्पीड को इम्प्रूव करने पे ध्यान देना है। आपको ध्यान रखना है बेटा, इसी फ़ेज़ में मैक्सिमम रैंक इम्प्रूव होती है। तो जो बच्चे पहले फ़ेज़ और दूसरे फ़ेज़ को अच्छे से करके आ चुके हैं, वो फ़ेज़ नंबर 3 पे अगर फ़ोकस करते हैं, तो उनकी रैंक यहाँ से इम्प्रूव होने लगती है। सिलेक्शन तो स्टेप 1 और स्टेप 2 को कंप्लीट करते ही, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 को कंप्लीट करते ही श्योर हो जाता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं बेटे। मिस्टेक क्या होती है? सबसे पहली मिस्टेक तो ये होती है कि बच्चे डेली एक नया यूट्यूब चैनल ढूँढते हैं कि इसमें उन्हें अपना ड्रीम टीचर मिल जाएगा और एक कोई ऐसी बुक बता दी जाएगी जो उन्हें समझ में आने लगेगी। देखिए, आपको कोई बुक ऐसे ही नहीं समझ में आएगी, उस बुक के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसके क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, उससे आप हारेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, डाउट पूछेंगे तो फिर जीतेंगे। ऐसे हार-जीत के साथ आप बाजीगर बनेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इनफाइनाइट रिसोर्सेज है टेलीग्राम पे। डेली टेलीग्राम का एक नया चैनल जॉइन करने से कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ मेरा चैनल जॉइन करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पे मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा आगे की। तो टेलीग्राम के चैनल्स रिसोर्सेज के लिए नहीं, इन्फॉर्मेशन के लिए आप जॉइन कर सकते हैं, या बैचेस के लिए। नो रिवीजन ऑफ क्लास नोट्स, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। जो बच्चे क्लास नोट्स का रिवाइज नहीं करते, उनका कोई फायदा नहीं है क्लासेस लेने का। फिर तो एक तरीके से टीवी देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है। कई बच्चे तो टेस्ट सीरीज ही नहीं देते, क्योंकि उन्हें कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि वो टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस आपको धीरे धीरे बिल्ड होगा। आप ये मान के चलिए कि अगर आपके 180 में से 8 नंबर भी आ रहे हैं, तो आप पॉजिटिव 8 पे हैं। और अगले बार 8 के 16 बनाने के लिए, 8 के 24 बनाने के लिए टेस्ट दीजिए। 24 आ रहे हैं तो उसको 50 बनाने के लिए टेस्ट दीजिए, 50 आ रहे हैं तो उसको 51 बनाने के लिए टेस्ट दीजिए, लेकिन टेस्ट देना है, छोड़ना नहीं है। ये 4 वो मिस्टेक्स हैं जो बच्चे जनरली करते हैं। मैंने अपने 10 साल के करियर में ये देखा है, तो आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करिए। फाइनल एडवाइस यही है कि कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेलिजेंट। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था और जब मैंने जेईई
मेन यानी कि हमारे टाइम पे वो एआई ट्रिपल ई होता था, वो क्रैक किया था। उस टाइम पे मेरे क्लास के बहुत सारे बच्चे थे जो बहुत इंटेलिजेंट थे। पर्टिकुलरली एक बच्चा था जिसका नाम विनोद था, वो बहुत इंटेलिजेंट था। बट मैंने उसको बीट किया, कैसे बीट किया? कंसिस्टेंसी से। मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, मैंने 10-10 घंटे पढ़ाई की और उसको बीट किया। तो कंसिस्टेंसी इंटेलिजेंस को ज़रूर बीट करती है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। यही मेरी फाइनल एडवाइस आपके लिए रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप कमेंट करके मुझे एक प्रॉमिस करिए और कमेंट में लिखिए, आई विल डू माय बेस्ट, आई विल डू माय बेस्ट, है ना? ये प्रॉमिस मैं चाहता हूँ, कमेंट में आपको लिखना है, आई विल डू माय बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और चैनल पे आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई अच्छा दोस्त जो सीरियसली प्रिपेयर करना चाहता है, उसको ये वीडियो शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोज़ लाने के लिए। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।